गुड मॉर्निंग एवरीवन। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और आज हम लोग सीसेट के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2020 के सीसेट के जो पैसेज है उसको हल किए थे बिना पढ़े, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए पैसेज है उनमें से आज कुछ पैसेज को हम लोग करेंगे। तो समय का अभाव है इसलिए हम लोग 5-5 प्रश्न ही कर रहे हैं। तो पिछले वाले पैसेज में हम लोगों ने यही पैसेज है, इससे एक प्रश्न हम लोग हल किए थे और इसी पैसेज के माध्यम से एक अगला प्रश्न है, इसको हम लोग आज हल करेंगे। तो देखिए पहला जो पैसेज है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है। पहला कथन देखिए, निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषितर ग्रामीण रोजगार सृजित करने चाहिए। पहला है बड़े पैमाने पर, दूसरा है कृषितर ग्रामीण रोजगार। बड़े पैमाने पर क्यों ज़रूरत है? हमको जितना ज़रूरत होगा उतना ही रोजगार सृजित करेंगे। हमको 100 की ज़रूरत होगी तो 100 रोजगार सृजित करेंगे। 1 लाख की होगी तो 1 लाख सृजन करेंगे। कहने का मतलब है जितना ज़रूरत है उतना ही। दूसरा शब्द है कृषितर ग्रामीण रोजगार। क्यों भाई? आप कृषितर ग्रामीण रोजगार विकसित कर दीजिए। जो IIT किया हो, जो MBA किया हो, वो कहाँ से काम करेगा उसमें जॉब में? तो जिसको जिस तरह की जॉब की आवश्यकता है उस तरह का जॉब क्रिएट कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना का जॉब क्रिएट कीजिए। इसलिए इस हिसाब से पहला जो कथन है गलत हो जाता है। दूसरा है भारत को बड़े पैमाने पर कृषक उत्पाद कंपनियां सृजित करनी चाहिए। फिर बड़े पैमाने पर काहे भाई? जितना ज़रूरत है उतना ही। कृषक उत्पाद कंपनियां हैं क्यों? अदर कंपनियां क्यों नहीं? IT सेक्टर है क्यों नहीं? सर्विस सेक्टर है क्यों नहीं? सेकेंडरी सेक्टर है क्यों नहीं? इसलिए भी गलत है। कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों भाई हम निजी निवेश को प्राथमिकता दें और लोक निवेश को प्राथमिकता ना दें? अब जो कृषि कानून का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर आप कृषि कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उसमें यह भी था कि किसानों को लग रहा था कि जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी निवेशक है, वो उसमें घुस जाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, उसको लाभ खा जाएंगे। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि निजी निवेश उसमें आए। और इसको और साधारण भाषा में समझना हो तो रेलवे का निजीकरण कर दिया जाए तो रेलवे का क्या क्या हानि होगा। तो आम आदमी ट्रेन से सफ़र नहीं करेगा। प्लेटफॉर्म टिकट अभी 10 रुपया है तो 50 रुपया हो जाए, 100 रुपया हो जाए। तो इसीलिए अगर निजीकरण कीजिएगा, निजी निवेशक आएंगे तो भाड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि वो अपना लाभ देखेंगे। और सरकारी निवेश होगा तो सरकार गरीबों के हित को देखेगी। इसलिए C गलत हो जाएगा, D आंसर इसका होगा। निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। बिल्कुल, समावेशी का मतलब होता है कि आज जो लोग हैं उनकी डिमांड पूरा हो जाए और जो भविष्य में आने वाले हैं उनकी भी डिमांड पूरा हो जाए, इस तरह से कृषि किया जाए। तो वैसे कृषि जिसकी आज भी डिमांड पूरा हो और आने वाले भविष्य का भी डिमांड हो, उसी को बोलते हैं समावेशी कृषि। तो एकदम सही कथन है, D आंसर हो जाएगा इसका। बहुत आसान है, बस आप जुड़े रहिए। सीसेट एकदम हलवा बना देंगे आपके लिए। सीसेट का जो फियर है उसको एकदम ख़त्म कर देंगे, बस आप जुड़े रहिए हमसे। और फिर देखिए अगला पैसेज है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ है। पहला है भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर क्यों किया जाना चाहिए भाई? राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? स्थानीय सरकार द्वारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? देखिए जो सार्वजनिक काम हो ना, अगर लोकल लेवल पे हो तो और ज़्यादा बेहतर होता है। कैसे? यदि मान लेते हैं जो 5 किलो अनाज मिल रहा है तो जो भी डीलर के पास जाता है 5 किलो अनाज लेने के लिए, गेहूँ और चावल मिलता है, तो अगर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर है वो आनाकानी कर रहा है तो कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार को फ़ोन करेगा प्रधानमंत्री जी कि हाँ हम बोला तनी गुड़ासान से कि 5 किलो अनाज नहीं मिलत, बोलेगा जी? नहीं बोलेगा।
तो उसका पहुँच होगा भी। अगर पहुँच उसका होता तो 5 किलो अनाज उठाता वो। तो उससे अच्छा है कि मुखिया के पास जाएगा, वार्ड सदस्य के पास जाएगा, फरियाद लेकर कि देखिए कि फलाना आदमी हमको अनाज नहीं दिया 5 केजी। मुखिया के पास जाएगा कि देखिए 5 किलो अनाज नहीं दिया। तो आप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्यों लाया गया? इसलिए तो लाया गया ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसलिए पहला गलत है। जब पहला गलत है तो इसमें आ गया एक, तो ए मारिए, सी खत्म मारिए, बच गया डी और बी। आइए, बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, यदि बालिका का विवाह कर रहे हैं तो थोड़ा लेट से विवाह कीजिए ताकि जो उसका गर्भधारण करने में समस्या ना हो। दूसरी बात, यदि विवाह हो भी जाता है तो जो पहला बेबी है उसको पालन करने के लिए थोड़ा देरी करना चाहिए। क्यों देरी करना चाहिए? पहला है कि भाई आप हमारे यहाँ भारत में देखिए, हर जगह तो यही नहीं है, लेकिन अधिकांश तो जो विवाह होता है अरेंज मैरिज होता है, ठीक है, लव मैरिज नहीं होता है। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते। हालांकि आजकल तो छिका उका के बाद तो लोग बात विचार करने लगते हैं, फ़ोन पे बतियाते हैं, लेकिन सामने बतियाना और फ़ोन पे बतियाना भाई अलग हो जाता है। तो विवाह के तुरंत बाद जब बच्चा प्लानिंग कर लेते हैं और बाद में पति पत्नी में पटे ही नहीं, किसी वजह से विवाद हो जाए तो फिर बच्चा का भविष्य खतरे में आ जाएगा। दूसरी बात कि आप सबसे पहले मानसिक रूप से एकदम मजबूत रहिए कि अब बच्चा का प्लानिंग करना ही है तो करना ही है, क्योंकि बच्चा प्लानिंग करना एक आसान बात नहीं है। क्योंकि बच्चा प्लानिंग करने के साथ ही उसका एजुकेशन की सुविधा, उसकी स्वास्थ्य की सुविधा, सब कुछ आपके पास आप ढंग से कर सकते हैं तो ही कीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत रहिएगा तो ही कीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम गर्भ विलंबित करने में प्रोत्साहित करना चाहिए। बात सही है। और दूसरी बात, यदि प्रथम गर्भ कर ले रहे हैं, पहला गर्भ कर ले रहे हैं, तो पहला मतलब पहला बच्चा आप प्लान कर ले रहे हैं, तो दूसरे बच्चा के बीच में भी 2 से 3 साल गैप होना चाहिए। क्यों गैप होना चाहिए? क्योंकि पहले बच्चे की परवरिश में आपको दिक्कत नहीं हो, आपको पर्याप्त समय मिले, ठीक है, इसीलिए। और हमारे बहुत ऐसे दोस्त भी हैं और बहुत हमारे जानने वाले में हैं जो गर्भधारण लेट से किए हैं, बच्चा प्लानिंग लेट से किए हैं, और एक बच्चा प्लानिंग करने के बाद भी लेट से प्लानिंग किए हैं दूसरा बच्चा का। तो ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु तो माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद कहा जाता है कि 6 महीने तक माताओं को 6 महीने तक नवजात को माता का स्तनपान करना चाहिए। आजकल लोग सेरेलैक्स और जो पाउडर वाला दूध पिला रहा है, जो बहुत एकदम घातक है। माता का दूध पिलाने से क्या होता है कि जो बच्चे में इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत मजबूत होता है, और जब बच्चे में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो जो बाहरी रोग है उससे लड़ने में उसको मजबूती मिलेगी, बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यह भी सही है। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल सभी को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को स्वच्छ जल पीने का अधिकार है। पदाधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, जो पदाधिकारी है वो ढंग से टीकाकरण ना करवा पाए तो यह भी समस्या है। जैसे कांग्रेस के समय में टीकाकरण आया था, पोलियो का टीका लगा था, तो देखिए पोलियो जब समाप्त हो गया, अब देखिए ना कोविशील्ड का भुगत रहा है लोग, सही ढंग से लोग ना उसका जांच पड़ताल किया और फरवरी में वो काम शुरू कर दिया। कारण होता है कि ढेर बनसैया में हटा गई, तो वही हार्ट की समस्या आ गई है लोगों में, तो दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आप जुड़े रहिए। देखिए यही पैसेज है आपका, इसको आप आराम से पढ़िएगा और पढ़ के हल करते रहिएगा, नहीं तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी करिए। पहला प्रश्न देखिए, कथन क्या है कि धान की तुलना में दलहन उगाने से कृषकों की आय अधिक होगी। बताइए, अगर दलहन उगा रहे हैं धान की जगह तो कृषकों की आय अधिक होगी। तो ठीक है भाई, आप भी धान उगाइए, आप भी दलहन उगाइए, हम भी दलहन उगाते हैं, सब पे दलहन उगाते हैं। दाल रोटी खाएंगे पर अभी का गुण गाएंगे हम, धान कोई उगावे नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बकवास कथन एकदम। दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि CH4 का उत्पादन कहाँ से होता है? तो धान के खेतों से होता है, और CH4 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए
दूसरा कथन सही है। दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दलहन का जो पुआल होता है वो हरे रंग का होता है और उसको अगर जोत दिया जाए मिट्टी में तो आसानी से अपघटित हो जाता है। अपघटित मतलब कि वह मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह मजबूत हो जाती है, अधिक हो जाती है। और मिट्टी की जब गुणवत्ता अधिक हो जाएगी, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, तो उसमें उत्पादन भी अधिक होगा। अब आइए चौथा कथन, तीसरा भी सही है। उत्तरी भारत की कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। बिल्कुल बेकार कथन है। धान के जो पुआल है गर्मी के दिनों में, हमको याद है गांव में जाइएगा ना तो गर्मी में चट्टी के बोरा में पूरा कस के, लोग पूरा बोलते हैं पुआल को, धरती के बोरा पूरा कस के उस पर लोग सोता था। क्यों? क्योंकि गर्मी बना रहे। जो गाय मवेशी रखते हैं, हमारे यहाँ गाय है, हमारे मामा गाय पोसते थे, तो उनको देखते थे कि ठंडा के मौसम में नीचे ज़मीन पर पूरा बिछा देते थे। पूरा क्यों बिछाते थे? उसके ऊपर गाय को बैठाते थे। क्यों? ताकि उसको गर्मी बना रहे। उसका उपयोग है कि नहीं है? गांव में जाइएगा जगह जगह घूर लगा हुआ है। घूर कथी बोलते हैं? मतलब अलाव बोलते हैं। वहाँ आसपास लोग बैठ के बात विचार करता है, अलाव जलता है। दूसरी बात कि जो गाय वगैरह खाता है भूसा वगैरह, वो कहाँ से आता है? पूरे से आता है जी। तो इसकी आवश्यकता है, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है, पहला गलत है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है। बच गया ए और सी में, देखना है क्या आंसर होगा। मशीनीकृत खेती ठूठ जलाने का प्रमुख कारण है। कह रहा है कि हम लोग ठूठ काहे जलाते हैं? इसका कारण है कि मशीन से खेती करते हैं, मशीन से खेती करते हैं इसलिए ठूठ जलाते हैं। ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे गलत है, आइए इसको समझते हैं। धान का बुआई आप लोग कब होता है? सबको पता होगा कि जब मानसून की शुरुआत होती है गर्मी के मौसम में, तो उस समय हम लोग धान का बुआई करते हैं। जब भी देखिएगा जब धान का बुआई होता है तो खेतों में बहुत सारा पानी लबालब से भरा होता है, ठीक है, ठेहुन भर पानी होता है, उसी में हम लोग धान रोपते हैं, ठीक, गिल्ली मिट्टी होती है। लेकिन कटाई कब करते हैं? तो ठंडे के मौसम में अक्टूबर नवंबर के आसपास में धान की कटाई शुरू कर देते हैं, तब जाकर रबी की बुआई होती है, गेहूँ की बुआई होती है। तो जब अक्टूबर नवंबर में मिट्टी क्या हो जाती है? बहुत मजबूत हो जाती है, कठेस हो जाती है, कठोर हो जाती है। उस धान को हम लोग उखाड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब धान को उखाड़ नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं? धान को काटते हैं। अब जड़ सही तो नहीं उखड़ेगा तो भाई कटवे नहीं करेंगे भाई, तो काट देते हैं। तो चाहे आप हंसुआ से काटिए तब, चाहे मशीन से काटिए तब, ठूठ तो बचेगा ही। इसलिए कह रहा है कि ठूठ कब बचता है और ठूठ कब लोग जलाता है? जब मशीन से खेती करता है तो नहीं। जब हाथ से भी खेती कीजिए, हाथ से जब काटिएगा तो भी ठूठ बचेगा और इसको जलाना पड़ता है। लोग क्यों जलाता है? क्योंकि जो धान का जो पुआल होता है उसमें सिलिका की मात्रा होती है। अब सिलिका की मात्रा होती है तो जब आप खेती कीजिएगा तो वह आसानी से अपघटित नहीं हो पाता है, और जब अब आसानी से मिट्टी में अपघटित नहीं होगा तो फिर समस्या आ जाएगी। इसीलिए यह भी कथन गलत हो जाएगा। तो बच गया हमारा आंसर सी। बहुत आसान है, एकदम लॉजिक से। पैसेज पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अगर उस तरह का आप एप्टीट्यूड डेवलप कर ले रहे हैं तो। लेकिन यह एक दिन में नहीं आने वाली है, हमको भी लगभग 3 साल लगा है इसको डेवलप करने में। तो इसीलिए धीरे धीरे हार ना मानिए, लगे रहिए। इस पैसेज को आप पढ़ते रहिएगा। आगे देखिए, जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। बिल्कुल, जल शक्ति परियोजना क्या है? बांध समझते हैं भाई, बांध समझिए कि बांध बना हुआ है, ठीक, और इधर पानी है। इस बांध के पीछे जो पानी है, मान लेते हैं कि 100 लीटर पानी समाता है। समाता तो बहुत है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं भाई, ठीक है। 100 लीटर पानी इसमें समा रहा है, ठीक। यदि इसकी और अधिक पानी इसमें डाल दिया जाए, क्योंकि अधिकतम जल संचयन कर रहे हैं ना, कि अधिक जल संचयन किया जाए, 100 की जगह कभी कर दिया जाए, 100 की जगह कर दिया जाए 200। 100 की जगह आप 200 पानी इसमें डाल दीजिएगा तो इसका क्या हाल होगा? 100 की जगह अगर इसमें 200 पानी डाल दिया जाए तो इसका क्या हाल होगा? बांध अगर 100 लीटर पानी सहने की क्षमता है
अगर 2 से पानी डाल दीजिएगा तो बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर बांध टूट जाएगा तो क्या होगा, आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। अच्छा, बाढ़ आ जाएगी तो जो ह्यूमन सेटलमेंट से सब दहाड़ ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोग मर जाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जब पानी की मात्रा इसमें बढ़ाइएगा तो पीछे जो है और एरिया पानी इसमें ले लेगा, तो पीछे और ज़्यादा जो क्षेत्र है और भूमिगत हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा क्षेत्र भूमिगत हो जाएगा तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो जीव रह रहे हैं, वो सभी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पहला कथन सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि बांधों की संग्रहण क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए। और हाँ, बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, यदि क्या कितना है, 100 लीटर पानी इसमें समा रहा है, ठीक। तो अब मानसून के दिनों में क्या होती है कि बारिश होती है, तो मानसून के ऋतु में जब बारिश होती है तो पानी बहुत सारा होगा। तो इसमें जो बांध बना रहे हैं, पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो 100 लीटर इसमें क्षमता है पानी इकट्ठा करने का। तो इसमें आप पहले ही से आप 100 लीटर पानी इकट्ठा कर लीजिएगा, तो मानसून में जो वर्षा होगी उस पानी को कहाँ इकट्ठा कीजिएगा, तो क्या होता है कि बाढ़ की समस्या हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि इसका आप मानसून से पहले पूरा उपयोग मत कीजिए। मान लेते हैं कि इसमें 40 लीटर पानी का उपयोग कीजिए, बस इसमें 40 लीटर पानी ही भरिए, बाकी जो 60 लीटर पानी है उसको आप खाली रखिए। जब 60 लीटर पानी खाली रखिएगा तो मानसून में जो वर्षा होगी उस पानी को इसमें संग्रहित कर सकते हैं। इसलिए यह भी कथन सही है, यही तो कह रहा है। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है, बिल्कुल। अगर बांधों को अगर कम करके आंकिएगा तब तो बाढ़ हो रहा है, यही तो कह रहा है दूसरा कथन कि इसका बांधों का अगर सही से यूज हुआ जाए, सही से उपयोग किया जाए, सही से इसका आकलन किया जाए तो बाढ़ की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, बाढ़ से हमको राहत मिलेगा। तीसरा सही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बस परिच्छेद 5 में केवल 2 ही क्वेश्चन का, मतलब 2 क्वेश्चन हैं, तो केवल एक क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी अगला क्वेश्चन एक करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत समय हो गया है। तो पैसेज पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो। बाकी देखिए, इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला है, विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए एवं उसे पुनर्परिभाषित किया जाए। बिल्कुल सही है, कोई भी नीति परफेक्ट नहीं हो सकती है, ना ही आप भी अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं होता है, बार बार उसको सुधारते रहते हैं। तो बिल्कुल परिस्थिति बदल रही है तो नीति भी बदलना चाहिए, तो पहला सही है। भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और न ही उनमें पर्याप्त निवेश किया। बिल्कुल, अगर नीति को सही ढंग से क्रियान्वित किया रहता तो आज भारत में ऐसी गरीबी नहीं रहती। आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए, गरीबी के लिए कितना सारा मतलब योजना आया हुआ है, बहुत सारा योजना आया हुआ है, लेकिन फिर भी गरीबी हट ही नहीं रही है। अभी लगभग 80 करोड़ लोग अनाज के लिए ललायित है। काहे, जो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, भाई क्यों ले रहे हैं वो, क्योंकि 80 करोड़ लोग गरीब है वो। और गरीबी से अगर उठा के देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए तो बहुत सारी योजना है गरीबी के लिए, लेकिन गरीबी हटी नहीं है। काहे, क्योंकि उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हुआ नहीं है। आप उदाहरण के लिए इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं, अब वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको घर है उसी को मिल रहा है, जिसको नहीं है उसको मिल ही नहीं रहा है। जो आयुष्मान भारत कार्ड योजना है, शायद उसमें 5 लाख का बीमा मिलता है, तो जिसको है पहले से संपत्ति है उसी को मिल रहा है। जिसको पेंशन की आवश्यकता है उसको पेंशन मिल ही नहीं रहा है, जिसको नहीं है उसको मिल रहा है। दूसरी बात, जो बाथरूम का पैसा है उसको आप देखिए कि जिसको पास घर में बाथरूम है वही पैसा उठा रहे हैं, और जिसको नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। किसी को एक को इंदिरा आवास मिल रहा है, किसी को इंदिरा आवास मिल ही नहीं रहा है, कोई 2 इंदिरा आवास लेके बैठा हुआ है, यह भी हाल है। तो इसीलिए भाई दूसरा भी कथन सही है कि भारत ने सामाजिक क्षेत्र में ना तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और ना ही उनमें पर्याप्त निवेश किया, यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। देखिए
केवल लॉजिक से बिना पैसेज पढ़े हम लोग पैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा एप्टीट्यूड अगर अपने आप में डेवलप कर लिए तो एग्ज़ाम में आपका बहुत समय बचेगा, बहुत समय बचेगा, जो मैथ रीजनिंग में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए द क्लासरूम।